नमस्ते प्रणाम। दोस्तों, भारत में दलितों की कहानी केवल सामाजिक भेदभाव की नहीं बल्कि जमीन की लड़ाई की भी है। सदियों से दबे कुचले समाज के इस तबके ने जब जब जमीन पर अपना हक जताने की कोशिश किया है, तब तब सत्ताधारी और ऊंची जातियों ने उन्हें कुचलने की कोशिश किया है। लेकिन असली सवाल है, दलितों की जमीन आखिर कैसे छीनी गई? दलितों की जमीन आखिर आखिर कैसे हड़पी गई? क्या यह सिर्फ ताकत का खेल था या कानून की चुप्पी भी इसमें शामिल थी? आज हम आपको बताएंगे कि भारत के हर कोने में दलितों की जमीन कैसे धीरे धीरे हड़पी गई, कभी कानून के नाम पर, कभी छल से, तो कभी बंदूक की ताकत से। यह कहानी है एक सुनियोजित कब्जे की, जो संविधान की आंखों के सामने होता रहा है। भारत में जमीन का बंटवारा हमेशा जाति के हिसाब से हुआ। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने जमीन के स्वामित्व का अधिकार केवल ऊंची जातियों को दिया। शूद्रों और अति शूद्रों को खेती करने की अनुमति तो थी, लेकिन जमीन की मालिकाना हक नहीं थी। अंग्रेजों के समय जब जमींदारी प्रथा लागू हुई तो यह असमानता और गहरी हो गई। दलित मेहनत करते रहे, लेकिन फसल और जमीन दोनों दूसरों के नाम पर दर्ज होती रही। आजादी के बाद जब भूमि सुधार की बात हुई, तब भी असली मालिक वही बने जो पहले से ताकतवर थे। संविधान ने समानता दिया, लेकिन जमीन के मालिकाना हक तक दलितों की पहुंच नहीं बढ़ पाई। संविधान की धारा 46 कहती है कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा करेगी, लेकिन सच यह है कि 1950 से लेकर आज तक यह धारा कागजों तक ही सीमित रही। भूमि सुधार अधिनियम के तहत जमीन पुनर्वितरण का वादा किया गया, लेकिन सरकारी रिपोर्ट बताती है कि जो जमीन दलितों को दी गई वह या तो गैर कानूनी तरीके से वापस ले ली गई या ऊंची जातियों के कब्जे में चली गई। 2015 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दलितों के पास केवल 9% कृषि भूमि है, जबकि उनकी आबादी करीब 17% है, यानी अधिकार आधे से भी कम है। 1950 और 60 के दशक में राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया ताकि किसानों को जमीन मिले, लेकिन जो जमीन दलित मजदूरों को मिलनी चाहिए थी वह जमींदारों ने अपने रिश्तेदारों या नकली नामों में बांट दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारी फाइलें बताती है कि हजारों बीघा जमीन बंटवारे के नाम पर ऊंची जातियों में ही बंट गई। दलितों को जब तक नोटिस पहुंचा तब तक जमीन रजिस्टर में दूसरों के नाम हो चुकी थी। सरकारी अफसरों से लेकर पटवारी तक इस खेल में शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 23% दलित लाभार्थियों को वास्तविक जमीन मिली, बाकी को सिर्फ कागजी प्रमाण पत्र मिला। भारत के गांवों में जमीन पर कब्जा केवल कानून से नहीं, जाति से तय होता रहा है। एक दलित किसान भले ही अपनी जमीन का कागज दिखा दे, लेकिन गांव की पंचायत या ऊंची जातियों के दबाव में उसका खेत छीन लिया जाता है। कई मामलों में दलितों को अपनी जमीन पर हल चलाने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश के बांदा, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और तमिलनाडु के मदुरई जैसे इलाके में 1970-80 के बीच सैकड़ों एफआईआर दर्ज हैं, जहां दलितों को अपनी जमीन में घुसने पर पीटा गया। यह कब्जा संस्कृति धीरे धीरे कानूनी हक पर सामाजिक आतंक बन गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 2008 की रिपोर्ट ने यह साफ कहा था कि दलितों की जमीनें प्रशासनिक लापरवाही और जातिगत दबाव से छीनी जा रही है। रिपोर्ट में बिहार के 18 जिलों, उत्तर प्रदेश के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 11 जिलों में सैकड़ों ऐसे मामले का जिक्र है जहां दलितों की जमीनें जबरन वापस ले ली गई। कई जगह पुलिस ने केस दर्ज करने से भी मना कर दिया। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल औसतन 1000 से ज्यादा भूमि विवाद से जुड़े अत्याचार दलितों पर दर्ज होते हैं, जिनमें से आधे से अधिक मामलों में कोई सजा नहीं होती है। 1951 में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था ताकि जमींदार स्वेच्छा से जमीन दान करें और दलितों को खेती का हक मिले। सुनने में यह महान विचार था, लेकिन इसके नतीजे बहुत अलग निकले। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक दान में दी गई 40% जमीन बंजर या विवादित थी। जो जमीन अच्छी थी वह बाद में फिर से कब्जे में चली गई। बहुत से दलितों को जमीन के कागज मिले, लेकिन खेत नहीं। 1970 तक 40 लाख एकड़ दान में
मिली जमीन में से केवल 12 लाख एकड़ ही वास्तव में वितरित हो पाई। 1990 के बाद भारत में खेती का रुख बदला। बड़े उद्योगपति और ठेकेदार गांवों में घुसने लगे। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग और भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकारों ने दलितों की जमीनें कंपनियों को बेच दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे कई मामले सामने आए जहां दलित किसानों को विकास परियोजनाओं के लिए जमीन छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। 2013 की भूमि अधिग्रहण कानून के बावजूद जमीन अधिग्रहण की मार सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी समाज पर पड़ी। जब दलित अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं पर केस दर्ज कर दिया जाता है। पुलिस अक्सर ऊंची जातियों के दबाव में रहती है। 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और फतेहपुर जिले में ऐसे मामले दर्ज हुए जहां दलित किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा हुआ और जब उन्होंने शिकायत किया तो उन्हें ही शांति भंग का आरोपी बना दिया गया। यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली में भी जाति का जहर गहराई तक घुसा हुआ है। भारत की अदालतों में भी दलितों की जमीन से जुड़े मुकदमे दशकों तक लटके रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में एक केस में कहा था कि भूमि विवाद में गरीब किसानों को न्याय मिलने में औसतन 15 साल लगते हैं। जरा आप सोचिए, जिसके पास खाने को नहीं है वह 15 साल तक वकील और कोर्ट के चक्कर कैसे लगाएगा। निचली अदालतों में जमीन से जुड़े केसों में रिश्वत, धमकी और जातिगत पक्षपात खुले तौर पर मौजूद है। कई जगहों पर दलितों ने जीते हुए केसों में भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं ले पाए क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, यानी संवैधानिक हक सिर्फ कागज पर रह गया। एक और बड़ा हथकंडा है भू अभिलेखों की हेराफेरी। देश के हर जिले में रजिस्ट्रार और पटवारी दफ्तरों में यह गड़बड़ी आम बात है। दलितों को जो जमीन पट्टा या नियुक्ति पत्र के रूप में दी गई उसमें कई जगह नाम ही बदल दिए गए। राजस्थान के नागौर, बिहार के औरंगाबाद और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में जांच रिपोर्टों में पाया गया कि दलितों के नाम की जमीनें बिना जानकारी के किसी और के नाम चढ़ा दी गई। आरटीआई के माध्यम से निकले दस्तावेज बताते हैं कि ऐसे 50,000 से ज्यादा मामले सिर्फ उत्तर भारत में हैं जो अब तक सुलझे नहीं है। विकास के नाम पर दलितों की जमीनें सबसे ज्यादा छीनी गई, चाहे वह डैम हो, इंडस्ट्रियल पार्क हो या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो। हर बार बलि का बकरा वहीं बने। मध्य प्रदेश में नर्मदा डैम परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों में लगभग 42% दलित और आदिवासी थे। उन्हें पुनर्वास का वादा मिला पर जमीन नहीं मिला। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कोल माइंस और स्टील प्लांट के नाम पर लाखों एकड़ जमीन अधिग्रहित हुई पर मुआवजा और नौकरी दलितों को नहीं मिली। कई परिवार आज भी झोपड़ियों में रह रहे हैं जबकि उनकी जमीनों पर फैक्ट्री की दीवारें खड़ी है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन की 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अनुसूचित जाति के 70% परिवार भूमिहीन हैं, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं है। वहीं ऊंची जातियों में यह आंकड़ा सिर्फ 9% है। इसका मतलब साफ है कि आर्थिक असमानता सीधे जमीन की असमानता से जुड़ी है। दलित आज भी दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं और यही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। जो खेत जोतता है वही उसका मालिक नहीं है। सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू किया, जैसे भूमि वितरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, भूमि बैंक नीति योजना आदि, पर इसका फायदा दलित तबके तक नहीं पहुंचा। 2022 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में कहा गया कि 17 राज्यों में से 12 ने दलित लाभार्थियों को जमीन वितरण का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। यानी सरकारी योजनाएं केवल रिपोर्ट कार्ड में सफल दिखती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातिगत पक्षपात ने इन योजनाओं को खोखला बना दिया। गांव में दलितों की सबसे बड़ी समस्या है डर, जमीन का सवाल उठाना यानी स्वर्ण समाज से टकराना। कई जगह ऐसे मामले हुए जहां दलितों ने अपनी जमीन का हक मांगा और पूरी बस्ती पर हमला कर दिया गया। 2016 में तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में एक दलित परिवार ने अपनी जमीन पर हल चलाने की कोशिश किया तो पूरी बस्ती जला दी गई। इस तरह की हिंसा का असर इतना गहरा होता है कि आने वाली पीढ़ियां भी न्याय की मांग करने से डरती है। दलित जमीन संघर्ष की कहानियां कभी राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आती। अखबारों में एक छोटी सी खबर बनती है, भूमि विवाद में झगड़ा,
लेकिन असल में यह केवल विवाद नहीं बल्कि एक पूरी जातिगत व्यवस्था की साजिश है। मुख्य धारा की मीडिया में दलित रिपोर्टर बहुत कम है, इसीलिए यह आवाज दब जाती है, जबकि छोटे स्तर पर दलित कैमरा, राउंड टेबल इंडिया, द मोक नायक जैसे प्लेटफॉर्म इन कहानियों को उठाते रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह अब भी अनसुनी है। जमीन के अधिकार के लिए कई आंदोलन खड़े हुए। 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश में दलित पैंथर्स ने जमीन कब्जा कर खेती शुरू किया, तो महाराष्ट्र में भू हक आंदोलन चला। बिहार में 1980 के दशक में भूमिहीन संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। इन आंदोलनों ने यह साफ कर दिया कि जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि गरिमा का प्रतीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था, राजनीतिक शक्ति दलितों का तभी बचेगी जब उनके पास अपनी जमीन होगी। यही विचार आज भी हर दलित आंदोलन का आधार है। देश में कानून बने लेकिन अमल नहीं हुआ। भूमि सुधार अधिनियम 1955, टेनेंसी एक्ट 1961 और सीलिंग लॉ का मकसद था एक आदमी के पास अधिकतम जमीन की सीमा तय करना, पर अमीरों ने चाल चली, अपने परिवार के अलग अलग नामों पर जमीन बांट दी ताकि सीमा से ज्यादा जमीन रखते रहें। उधर दलितों को शीलिंग सरप्लस जमीन देने का जो वादा किया गया था उसका 70% हिस्सा आज भी कागजों पर अटका है। सरकारें बदली पर जमीन आज तक नहीं बदली। दलितों पर धार्मिक रूप से भी जमीन न रखने का दबाव डाला गया। कई जगह मंदिरों की जमीन पर खेती करने पर दलितों को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। राजस्थान और हरियाणा में गौचर भूमि यानी सामुदायिक जमीनों से दलितों को बाहर रखा गया। पंचायत स्तर पर भी जाति आधारित वीटो पावर काम करते हैं। अगर ऊंची जातियों के 5-6 लोग ना कह दें तो दलित किसान जमीन रजिस्टर तक नहीं करा सकता है। यह वही धार्मिक सामाजिक जाल है जो आधुनिक भारत में भी कायम है। चमार, पासी, वाल्मीकि, परिया जैसे समुदायों से आने वाले कई नेताओं ने जमीन के हक के लिए संघर्ष किया। काशीराम ने बहुजन समाज आंदोलन को इसी विचार पर खड़ा किया कि बिना जमीन सत्ता अधूरी है। वहीं मेघा पाटकर, जेसी शर्मा और डॉक्टर किरण कांबले जैसे कार्यकर्ताओं ने जमीन स्तर पर कानूनी लड़ाई लड़ी। इन लोगों ने दिखाया कि अगर दस्तावेज और आंदोलन साथ हो तो सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि जो भूमि अनुसूचित जाति या जनजाति को पट्टे पर दी गई है उसे कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता है। यह कानून पहले से था पर कोर्ट ने दोहराया ताकि राज्य सरकारें इस पर ध्यान दे। कर्नाटक और तमिलनाडु ने इसे लागू भी किया, लेकिन कई राज्यों में अब भी उल्लंघन जारी है। यह फैसला एक उम्मीद की किरण था कि शायद अब दलितों की जमीन पर कब्जे रुकेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी निगरानी अब भी कमजोर है। अब सरकार डिजिटल भूमि अभिलेख बना रही है जिसमें हर जमीन का डेटा ऑनलाइन होगा। यह सिस्टम अगर ईमानदारी से चला तो दलितों के लिए राहत बन सकता है, पर यह भी तभी संभव है जब स्थानीय प्रशासन भ्रष्ट न हो। समाज शास्त्रियों का मानना है कि डिजिटल पारदर्शिता तभी कारगर होगी जब उसके साथ सामाजिक न्याय की भावना भी जुड़ी हो। सिर्फ कंप्यूटराइजेशन से नहीं, इंसाफ से बदलाव आएगा। देश भर में अब भी कई जगह दलित अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में, बिहार के औरंगाबाद में, आंध्र प्रदेश के गोंतपुरली में वे अदालतों, आंदोलनों और मीडिया का सहारा ले रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी अब उनकी आवाज को ताकत दिया है। हमारी जमीन हमारा हक अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि आंदोलन की आत्मा बन चुका है। हर नई पीढ़ी यह समझ रही है कि जमीन के बिना आजादी अधूरी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के पास ही 5 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य जमीन है। तमिलनाडु के मंदिरों के पास लगभग 4.78 लाख एकड़, कर्नाटक में 2 लाख एकड़, आंध्र प्रदेश में 1.30 लाख एकड़ और उत्तर भारत के मठों और पीठों के पास भी हजारों एकड़ जमीन दर्ज है। ये जमीनें राजा महाराजाओं ने धार्मिक दान के नाम पर दी थी। कहा गया था कि यह समाज सेवा, शिक्षा और भूखों को भोजन देने के काम आएगी, लेकिन आज हकीकत क्या है? इन मंदिरों की जमीनों पर पंडे, पुजारी और ट्रस्ट ने कब्जा कर लिया है। जमीन के कागज ट्रस्ट के नाम पर है, लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूर ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्गों से हैं। वही लोग जिन्हें जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए था।
भारत में आज विकास एक ऐसा शब्द बन गया है जिसके नाम पर गरीबों की जमीन छीन ली जाती है और सबसे ज्यादा मार पड़ती है दलित बस्तियों पर। जब नगर निगम सड़क चौड़ी करने निकलता है, जब रेलवे नई लाइन बिछाता है या जब कोई सरकारी परियोजना बनती है, तो सबसे पहले बुलडोजर दलितों के घरों पर चलता है। कहा जाता है कि ये अतिक्रमण है, सरकारी जमीन है, लेकिन सच्चाई यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग दशकों से वहीं बसे हैं और उनके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली कनेक्शन तक है। दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल और रांची जैसे शहरों में पिछले 10 सालों में हजारों दलित परिवारों की झुग्गियां बिना नोटिस उजाड़ी गई है। जब अमीर इलाकों में अवैध निर्माण होता है तो सरकार उसे रेगुलराइज कर देती है, लेकिन दलित बस्तियां सीधे जमीन में मिला दी जाती है। रेलवे की जमीन, नगर निगम की जमीन या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जो उजाड़ा जा रहा है वह असल में गरीबों की मेहनत की कमाई है। सबसे बड़ा अन्याय यह है कि पुनर्वास का वादा सिर्फ कागजों पर होता है। लोग महीने सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन नया घर नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, बूढ़े लोग खुले में सोते हैं और महिलाएं सुरक्षा के बिना जीवन बिताती है। यानी विकास का जो चेहरा टीवी पर चमकता है, असल में उसकी धूल और मलबा दलितों की बस्तियों में गिरता है। यह आधुनिक जमींदारी का नया रूप है, जहां बुलडोजर नया हथियार है और विकास उसका नाम है। ये कहानी सिर्फ दलितों की नहीं है, ये कहानी उस भारत की है जो समानता की बात तो करता है पर जमीन तक बराबरी पहुंचने नहीं देता है। अगर सच में न्याय चाहिए तो पहले जमीन पर हक दो, क्योंकि जमीन ही इंसान की असली पहचान है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।